एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT एंड थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम नीट के लिए फर्स्ट मॉडल पेपर मतलब जो कि है प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनाया गया है गेस पेपर, जो कि आपका पेपर होने वाला है अपकमिंग पेपर। ये इसमें हमने 45 क्वेश्चंस नीट के मतलब एनालिसिस करके गेस क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हो लिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन अगर आप करते हो ना तो हर क्वेश्चन आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, आप लगभग आपको 25 मॉडल पेपर जो मैंने खुद से बनाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको दूंगा, आप खुद से सॉल्व करना और अगले दिन आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो आज हम फर्स्ट मॉडल पेपर के जो सोल्यूशन आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ये PDF आपको एक दिन पहले मिल गया होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, ठीक है। अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आइए इसको देखते हैं कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं, सीखते हैं बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट सीखेंगे और आप एक तरीके से बोल सकते हो पूरी केमिस्ट्री भी रिवाइज हो जाएगी बेहतरीन तरीके से। और जो भी ट्रिक टेक्निक होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो देखिए आपको एक चीज़ पता है, मोल निकालने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। जैसे आपको बताऊं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा इसका मैं कम कर लूँ, ठीक है। देखिए सोल्यूशन अगर मैं बात करूं तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किस में होगा ये चेक करना था। तो देखो आपको पता है 1 ग्राम, पहले ऑप्शन नंबर ए में चेक करो कि आपको वेट कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है, ठीक है। और एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट बोल लो कितना गिवन है, 24 ग्राम। तो इससे आप मोल निकाल लोगे। मोल बराबर क्या होता है, एन बराबर वेट अपॉन एटॉमिक वेट होता है। तो इससे अगर आप निकालोगे भाई तो वेट आपका कितना गिवन है, 1 ग्राम गिवन है, एटॉमिक वेट है 24 ग्राम, तो मोल आपके इतने आ गए। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है, मोल बराबर क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल, जो भी लिखना हो लिख लो, एन मैं लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल आप बोल लो, ठीक है, मॉलिक्यूल आप बोलो ज़्यादा सही है। एटम कब होता है बताता हूँ। देखो अब अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना हुआ, नंबर ऑफ एटम अगर निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे पता है आपको, ध्यान देना मैं बताता हूँ। जो भी आपके पास मोल हो उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने मोल है, देखो ये मोल है ना भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी मोल हो एवोगैड्रो नंबर से। और आपके पास जितने एटम हो, देखो 1 ग्राम mg के 1 ग्राम मतलब एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही एटम है, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको पता था यहाँ पे कितना गिवन है, एन की वैल्यू आपने कितना निकाल लिया, 1/24। यहाँ पे देखो 1/24, तो 1/24 मल्टीप्लाइड बाई एन है, ठीक है। तो ये अपने आप पास क्या आ गया, नंबर ऑफ एटम। इसी तरीके से अगर आप बी ऑप्शन निकालोगे, सेम सिमिलर है, ठीक है। बी आप निकालोगे कितना आ जाएगा, एटम जो अगर आप निकालोगे बी ऑप्शन में तो उसमें भी आ जाएगा 1। और एटॉमिक वेट कितना है, 16 गिवन है ना। लेकिन 16, 2 ऑक्सीजन एटम है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा। और इंटू एन लिख दोगे, डायरेक्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं। और सी वाले में अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा भाई, एटम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है 1 डिवाइड बाई लिथियम का एटॉमिक वेट इसमें 7 गिवन है, तो 7 और मल्टीप्लाइड बाई एन लिख लो। और आपके पास डी में कितना है, डी में है 1 डिवाइड बाई 120.08 गिवन है और इंटू एन कर लो, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जो जितना अगर डिनोमिनेटर मतलब अपॉन में जो लिखा है वैल्यू, ये 32, यहाँ पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 108 और कहाँ पे है, हाँ यहाँ 24 है। तो अगर अपॉन वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जो है ना, भाई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन मैं यही वैल्यू पूछ रहा हूँ जो डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू ये क्या होता है, अगर कम है तो वो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 32 है, यहाँ पे 108 है, यहाँ पे 7 है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है भाई, कहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है, अपॉन में 108 यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल एटम आएगा अपने पास, सबसे क्या आ जाएगा, सबसे क्या आ जाएगा भाई, मिनिमम आ जाएगा, सबसे मिनिमम आ जाएगा। क्योंकि भाई डिवाइड करोगे तो पॉइंट समथिंग 00 करके आएगा। और यहाँ पे 32 है, तो यहाँ पे अगर आप भाई डिवाइड करोगे तो कंपेयर टू दिस वन थोड़ा ज़्यादा आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, अपॉन में कम है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी यहाँ पे क्या आएगी,
मैक्सिमम एटम आएगा, मैक्सिमम एटम। तो ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। देखो भाई कैलकुलेशन आप ऐसे करना, आप ये नहीं कि पॉइंट में निकालने लग जाना, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना सीखो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब इसमें पूछा था मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो एटम में क्या मैंने बोला था कि आपको मल्टीप्लाई करना है जितने आपके एटम हो। जैसे यहाँ पे देखो एक मैग्नीशियम था, ये दिख रहा है। तो हमने यहाँ पे जब मैग्नीशियम का आप निकाले थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम हमने एक, ये देखो मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड है, एक एक ही गिवन है ना भाई। तो और ऑक्सीजन के केस में क्या गिवन था, 2 गिवन था। तो वहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई कर सकते थे, कहाँ गया 32। तो यहाँ पे आप 2 कर सकते थे, तो वो कितना आ जाता, वो आ जाता यहाँ पे 16। फिर भी उसमें 7 से तो भाई वो क्या होता, कम ही होता, मतलब ज़्यादा है डिनोमिनेटर। लेकिन अपन के पास यहाँ पे मैक्सिमम एटम आ जाएगा, है ना। तो 7 सबसे कम था, तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, तो याद रखना। लेकिन आपके पास ये वाला अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे कैसे करोगे ये मैं समझाता हूँ। तो देखो मोल का एक फॉर्मूला है, आपको सॉल्यूशन देखो, मोल का आपको फॉर्मूला क्या होता है, दोनों लिख देता हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट लिख लो, और बराबर में आप चाहे लिख लो, इसे क्या लिख लोगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी दूसरा फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाई क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। ये होता है। तो अपने जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से पूछेगा उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन सॉल्व कर लिया करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं, मॉलिक्यूल पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं। इसमें अपन क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालते हैं। इसको हम मॉलिक्यूल कैसे लिख दें, MOL ऐसे करके लिख देते हैं। मोल हो जाएगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, ठीक है। पूरा ही लिख लेते हैं, कंफ्यूज मत होना, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल अगर आप निकालोगे भाई फर्स्ट वाले में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कितना है वेट, कितना है भाई, मोल पहले निकाल लो, 7 डिवाइड बाई N2 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट निकालने जाओगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 2N2 है ना, और ये अपने पास मोल आ गया, और हम Na का भी मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे प्रीवियसली निकाले Na, ठीक है। अब यहाँ पे आप एटम को मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 Na, ठीक है। ये आ गया। बी वाले में आप निकालो, वी वाले में आप सेम चीज़ निकालोगे, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी अपने पास 2 हो जाएगा वेट, मोल पहले निकालेंगे, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 2, 2 हाइड्रोजन और मल्टीप्लाइड बाई Na, तो इसका आ जाएगा 1 Na, ठीक है। अब सी वाले ऑप्शन में आप चेक करो, सी वाले में अगर आप मॉलिक्यूल निकालोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 16 है वेट, और डिवाइड बाई अपने पास NO2 है, 16 NO2, वेट 16 है, ठीक है। और ये वाला कैलकुलेशन गलत हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 होता है ना, तो इसको भी सही कर लो भाई, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 16 मॉलिक्यूल, ये हो गया 16 है, और NO2 का मॉलिक्यूलर वेट हम लिख लेंगे एक 23, सॉरी नाइट्रोजन के केस में क्या लिखा मैंने, नाइट्रोजन का होता है 40 और O2 का होता है 32, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 46 और Na आ जाएगा, ठीक है। और डी वाला आप निकाल लो, तो डी वाले में कितना है, मॉलिक्यूल आप निकालोगे तो डी वाले में अपन के पास कितना आ जाएगा 16 और डिवाइड बाई 32, 2 ऑक्सीजन है, और मल्टीप्लाइड बाई Na, तो ये आ जाएगा 1/2 Na। तो बस वही कहानी है, ये सभी फ्रैक्शन में आ रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ये है ना 0.5 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ 0 पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा कम होती है, और यहाँ पर भी फ्रैक्शन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप आ रहा है 1। तो ये वाला अपने पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। कैलकुलेशन भाई थोड़ा सा देख लेना, कोई दिक्कत की बात है नहीं अब, ठीक है। गिवन द क्वांटम नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर गिवन है, तो बोला था करेक्ट एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो भाई इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ, बस वैसे करना, क्वेश्चन कभी गलती नहीं करोगे। देखो
एनर्जी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जो एनर्जी होता है ना वो होता है N+L, पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या होता है, अगर मान लो N+L दोनों केस में सेम आ जाते हैं, दो क्वांटम नंबर गिवन है, ठीक है, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड है तो आप जहाँ पे ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो बस चेक कर लो। ऑप्शन नंबर ए में देखो कि N+L की वैल्यू देख लो कहाँ पे ज़्यादा दिख रही। ए में N+L कितना आ रहा है, N+L कितना है, 4 2 6 है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी में N+L कितना है, बी वाले में N+ देख लेंगे, 3 2 5 है। चलो सी में देख लेते हैं N+L कितना है, सी में जो N+ है वो है 5 है। और डी में N+ कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 3 + 1 आ जा रहा है 4। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका रहने वाला है, ए का से रहने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, ए। दो ऑप्शन को पहले तुरंत कट करो, कौन कौन सा वाला, एक तो ये नन वाला होगा ही नहीं, और बी वाला आप कट कर दो। अब ए में देख लो, अब देखो सी और बी में कंपटीशन है, सी और बी में कंपटीशन है, तो सी और बी में बस निकाल लो। देखो सी में भी कितना है, 5 है, और बी में भी 5 है। तो अब जहाँ पे एन की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा, ये कॉमन आ गया दोनों में 5। तो एन की वैल्यू देखो बी और सी में एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई, 3 है, और यहाँ पे 4 है, तो सी वाला ज़्यादा होगा, मतलब अपने पास कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो दूसरा रूल है कि यहाँ पे एन की वैल्यू जो थी बी में यहाँ पे 3 थी, और यहाँ पे एन की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 4 थी, तो ये वाला ज़्यादा होगा एनर्जी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ हेजोमेथल क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा। तो देखो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। देखिए क्या था फॉर्मूला इसके लिए, कि जो एजोमेथल क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है Nm = 2l+1 होता है, ठीक है। तो आपको L की वैल्यू पूछा था, तो ये आपको फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। तो जब L 2l की वैल्यू निकालोगे तो Nm, इसको ऐसे ही रहने दो, A1 पॉजिटिव है तो इधर इधर डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और L की वैल्यू क्या हो जाएगा, Nm/2। तो ये आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, ये सही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। O3 हैज़ 3 ओजोन हैज़ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चेक कर लेते हैं भाई, ओजोन का स्ट्रक्चर ही पहले आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं तो कहूँगा ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करो, जो ऑप्शन आपको आता है उसे चेक करो। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो ठीक है भाई, करेक्ट स्टेटमेंट बस आपको पहचाना है। तो BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, पहले ऑप्शन जो आपको आता है उसे देखना। तो अगर BF3 में आप देखो तो BF3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने आपको बहुत सी बेहतरीन तरीके से सिखाया ट्रिक एंड ट्रिप्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखना, कभी गलती नहीं होगा ज़िंदगी में। तो यहाँ पे देखो, जो फ्लोरीन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऐसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये अपने साइड खींचेगा, ये अपने साइड। तो यहाँ पे म्यू क्या आ जाता है भाई, रिजल्टेंट ओवरऑल 0 आ जाता है, और म्यू 0 आ गया मतलब अपने पास एक ऐसा स्पीसीज हो गया, नॉन पोलर हो गया, ठीक है। तो ये बोला था BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, भाई नॉन जीरो कहाँ है, ये तो 0 है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं, CO3 हैज़ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको चेक कर लेते हैं। और आपको कौन सा ऑप्शन चेक करना है, NF3 का भी चेक कर लेते हैं। देखो NF3 में बोला है कि म्यू ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन म्यू ऑफ NH3। तो NF3 में आपको अगर म्यू निकालोगे, आप देखो ऐसे NF3 लिख लो भाई, रिजल्टेंट देखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इसका ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे, तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो है समथिंग लाइक नीचे आ रहा है ना। और NH3 के केस में भी, NH3 के केस में ध्यान देना क्या हो जाएगा, NH3 का जब आप बनाओगे, अमोनिया है ना, HHH, तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ इसके पास एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो लोन पेयर का ज़्यादा हो जाता है भाई यहाँ पे, और यहाँ पर भी लोन पेयर है, लेकिन इसमें आप किसका देखोगे, ध्यान देना,
तो आपको इस स्ट्रक्चर में साफ साफ दिख रहा है जो लोन पेयर है इसका इसमें ज़्यादा हो जाएगा और इसमें भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के देखो रिजल्टेंट को लगभग ये कैंसिल कर रहे हैं, ये ऊपर है और यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक ही डायरेक्शन में, केवल ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाइपोल इसका ज़्यादा होता है NH3 का। ठीक है, तो अपने पास ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और अपने पास बचा कौन कि O3 हैज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। O3 हैज़ 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओजोन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे, लेकिन अगर इसे आयनिक फॉर्म में बनाओ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी होगा। तो आयनिक फॉर्म में आप ऐसे ड्रॉ कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक नेगेटिव लगा दो। तो अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव उठ के यहाँ चला आएगा और पॉजिटिव वाला, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन डिटेल में पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चलाएगा। तो इसके पास तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है ना दोस्तों। तो ये भी अपने पास ऑप्शन नंबर क्या हो गया, O3 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये गलत हो गया। लेकिन कार्बोनेट का आप निकालोगे तो इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, उसमें कोई डाउट की बात है नहीं। मैं आपको कहाँ यहीं पे बता देता हूँ, देखो कार्बोनेट है C, ऐसे ऐसे आप बना लो, 2 नेगेटिव है आप ऐसे बना लो। तो देखो एक बार ये तो ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर हो गया, एक ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा इसके साथ रेजोनेंस करेगा, एक बार ये भी जाएगा रेजोनेंस करेगा, तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनेट के पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। तो नॉन डाइपोल मोमेंट निकालने का आज मैं कई तरीका आपको सिखा रहा हूँ, ट्रिक भी सिखा दे रहा हूँ। सिखाना वही था क्योंकि वहाँ पे जगह था, इसलिए जगह नहीं था इसलिए नहीं सीखा, क्योंकि आगे ये वाले क्वेश्चन थे मुझे पता था। देखो सॉल्व ट्रिक सिखाता हूँ पहले। ट्रिक ये बोलता है, ट्रिक लिख लेना, कि आपके पास अगर सेंट्रल एटम है, क्या मैंने बोला सेंट्रल एटम है, और उसका सेंट्रल एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम का अगर बराबर है किसके, साइड एटम और नंबर ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, तो अपने पास जो म्यू होता है वो क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है 0, और वो कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है। ठीक है, अगला आपके पास ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड भी आपको अप्लाई करना ही करना है। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, क्या है सिमेट्रिकल, जिसमें सिमेट्री दिख रही हो, तो वहाँ पर भी म्यू 0 हो जाता है। ठीक है, अगला आपके पास तीसरा रूल ये कहता है कि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप देख लो। देखो मैं बताता हूँ कैसे। मान लो आपके पास देखो पहला CCl4 है ना, इसको निकालो CCl4। कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, और साइड एटम कितना है, साइड एटम भी देख लो 4 है। तो यहाँ पे म्यू क्या बोल सकते हो, ये 0 है भाई, सीधे सीधे। HI देख लो, HI आप निकालोगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लिए। अब सिमेट्री कहीं दिख रही भाई, इधर साइड हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर साइड आयोडीन, कहाँ सिमेट्री अगर, और ऐसे भी देखो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये ऐसे जाएगा, और ओवरऑल रिजल्टेंट आगे की साइड जाएगा। तो यहाँ पर भी म्यू साफ साफ दिख रहा है कि म्यू नॉट इक्वल टू 0 है ना, और यहाँ पे सेंट्रल एटम ही नहीं डिसाइड हो पा रहे हैं, ऐसे भी सोचो। अब CO2 का देखो, CO2 के पास कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, लेकिन साइड एटम यहाँ पे कितना है, 2 है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो तो इसमें सिमेट्री दिख रही है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। तो इसलिए अपने पास सिमेट्री और बॉन्ड भी है, लेकिन यहाँ पे अपने पास इससे और इससे मत सॉल्व करना। तो म्यू अपने पास क्या आ गया, म्यू बराबर 0 आ गया, तो ये भी अपने पास म्यू 0 हो गया। और BF3 का तो मैंने पीछे वाले केस में बना ही दिया था। BF3 बोरॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, साइड एटम यहाँ पे कितना है, 3, तो ऐसे बोल ही सकते हो म्यू बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सी इसमें सही हो जाएगा, B सही हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इज, ठीक है। देखो तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ध्यान देना। पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हो, तो NO2 को ओपन करके लिखो तो जो थोड़ा इजी समझ आएगा। तो OH है और A ऐसे बना लो। तो भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन के संपर्क में आता है, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन,
तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी कैसा बॉन्डिंग है, इंट्रामॉलिक्यूलर है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ये सब सारी बातें एक ही आसपास में। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। अब देखो जैसे H2O होता है यहाँ पे आपके पास H2O, देखो ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, अलग अलग मतलब सेपरेट है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है, यहाँ पे कैसा हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर, और यहाँ पे कैसा हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये बातें आप याद करके लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैच द लिस्ट, ठीक है, मैच द लिस्ट पहला ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम पेज ऐड कर लेते हैं, फिर आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए तो पेज मैंने ऐड कर लिया। अब देखो आपको स्ट्रक्चर निकाल NH3 का क्या होगा और BrF5 का XgF6 का, चलो निकाल लेते हैं। तो पहला है आपके पास NH3 है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इनका निकालने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। स्टेरिक नंबर निकाला करो, ठीक है। स्टेरिक नंबर क्या होता है, 1/2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दो, पॉजिटिव चार्ज जितने माइनस कर दो, नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर दो, ठीक है। और आपके पास अगर मोनोवैलेंट एटम जैसे हाइड्रोजन या हाइलोजन है तो इनको ऐड कर दो। अगर ये 4 के बराबर आता है, कितना, 4 के बराबर, तो हो जाता है sp3। और ये क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस होता है, ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट करते हैं, शेप में काउंट नहीं करते। अगर 2 आता है तो ये क्या हो जाता है, sp हो जाता है। 3 आता है तो क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। और ये 5 हो जाता है तो sp3d हो जाता है, और tbp ट्राइगोनल पिरामिडियल हो जाता है। तो NH3 के केस में अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। और हाइब्रिडाइजेशन का ही पूरा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री लोन पेयर सबका ट्रिक ही है दोस्तों, कभी गलत ही नहीं होगा ज़िंदगी में, देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। तो 1/2, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस साइड एटम या मोनोवैलेंट एटम कितना है, हाइड्रोजन 3 है तो 3, तो ये आ जाएगा 4 मतलब क्या हो गया, sp3 आ गया। लोन पेयर का भी तरीका सिखा देता हूँ। ट्रिक क्या होता है, लोन पेयर अगर पूछे सेंट्रल एटम पे तो जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इसको माइनस कर दो, 4 माइनस साइड एटम से 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा सेंट्रल एटम पे, मतलब लोन पेयर कितना आ जाएगा, 1 लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 मतलब क्या हो गया, टेट्राहेड्रल भाई। तो NH3 का किस में हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। देखो ये शेप गिवन, अब यहाँ पे देखना, हमने ज्योमेट्री निकाला है लेकिन यहाँ शेप गिवन है। तो शेप निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो टेट्राहेड्रल तो आप बना ही लो पहले, ठीक है, बना लो, और लोन पेयर भी एक है, बना लो। अब शेप निकालने के लिए आप क्या करते हो, लोन पेयर को हटा दो, तो ये कैसा दिख रहा है भाई, पिरामिड टाइप दिख रहा है। देखो ये पिरामिड टाइप दिखता है पूरा, ठीक है, ये पिरामिडियल दिखता है, तो यहाँ पे पिरामिडियल हो जाता है, ठीक है। तो NH3 का पिरामिडियल हो गया। और आपके पास क्या था, BrF5 का था, तो इसका निकाल लो। तो 1/2, और हाइलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम हाइलोजन है, ब्रोमीन 7 होता है, साइड एटम मोनोवैलेंट एटम 5 है, तो ये आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। 6 मतलब क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। लेकिन लोन पेयर भी निकाल लो, कितने हैं, 6 माइनस 5 बराबर 1 लोन पेयर आ गया। तो भाई इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसे हो जाएगा, ध्यान देना, ऐसे ऐसे, और 1 लोन पेयर है, तो लोन पेयर को तो अपन को देखना नहीं है, तो ये वाला भाई क्या होता है, ये वाला अपने पास स्क्वायर पिरामिडियल हो जाता है। तो यहाँ पे देखो स्क्वायर पिरामिडियल दिख रहा है, हाँ भाई। तो NH3 का अपने पास पिरामिडियल हो गया, और BrF5 का स्क्वायर पिरामिडियल हो गया, XgF4 का स्क्वायर प्लेनर हो गया, SF6 का इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। आप इसको निकाल के बाकी खुद से देख लेना, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन आप मैच करा लेना, ठीक है। मैंने आपको एक एक सिखा दिया। फाइंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर सेम हो, इलेक्ट्रॉन टोटल सेम है। तो देख लो भाई किस में सेम है, तो ए में ही चेक कर लो, Na+ में, Na+ मतलब सोडियम में होते हैं, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं, लेकिन इसमें बचेंगे कितने, 10 हो गए, Na+ है। Cl- भाई ये कितना होता है, 17 होता है, और कितने हो गए, ये 18 हो गए। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं भाई, इसको छोड़ो, आगे देख लो जो आपको दिख रहे हैं इजी। सी वाले को चेक करते हैं। सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैग्नीशियम में 12 होते हैं लेकिन 10 बचे, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, और ये कितने हो गए, 9 हो गए भाई, एक आ गया, नेगेटिव चार्ज 1 है तो 9 है, उसको लिख लो भाई। और फ्लोरीन में ये अब आगे जाना ही नहीं है, डी में चेक कर लो, जब मिस मैच हो गया तो कैल्शियम में 20 होता है लेकिन 2+ है तो 18 हो गया, आर्गन का 18 ही होता है, पोटेशियम 19 होता है लेकिन 1+ है तो 18 हो गया, और क्लोरीन 18 हो गया। ऑप्शन नंबर डी, कुछ करना ही नहीं था।
बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ देखते हैं आगे क्वेश्चन। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, कहाँ पे, ये वाला है। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन QP इज नेगेटिव, डेल्टा H इज पॉजिटिव। तो ये देखो क्या होता है, ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड था आपके सामने। आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखिए मैं दोनों आपको समझा देता हूँ, क्या पता आपको कल आज एंडो को पूछा है, कल एक्सो का पूछ लेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कभी बोलता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। इधर एनर्जी है और इधर एक्सोथर्मिक आपके पास प्रोफाइल डाई एक्सो वाला, आप ऐसे लिख लो, छोड़ो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे कि ये रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट हायर होता है और प्रोडक्ट यहाँ पे लोअर होता है। ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये एक प्रोडक्ट है। तो एनर्जी देखो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो QP है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का क्या होता है, ज़्यादा होता है Q प्रोडक्ट से, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल्टा H की वैल्यू होती है एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक का बात करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो वहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंट थोड़ा लोअर हो जाता है, प्रोडक्ट हायर हो जाता है। ये प्रोडक्ट हो जाता है, ये रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है ना। तो आप बोल सकते हो इस केस में जो डेल्टा H होता है, क्या होता है, डेल्टा H एक्सोथर्मिक में पॉजिटिव होता है, डेल्टा H पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो डेल्टा H पॉजिटिव होता है भाई। तो आप क्या बोलोगे, अब देखो यहाँ पे डेल्टा H पॉजिटिव होता है, तो आप कैसे एंडोथर्मिक बोला था, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो यहाँ पे, तो ये क्यू डेल्टा H तो पॉजिटिव हो गया, डेल्टा H रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे आप बोल सकते हो QP जो हीट है भाई, Q प्रोडक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, तो QP भी अपने पास क्या होगा, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो इसमें दो ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब डेल्टा H भी पॉजिटिव है और Q प्रोडक्ट भी पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन सही हो जाएगा, B और D सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। तो बॉन्ड एंगल का भाई मैं तरीका सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो रूल, कभी भी बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है तो पहला रूल है इसी सीक्वेंस में लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, sp वाले का ज़्यादा होता है, फिर sp2, फिर sp3, और उसके बाद ड्रैगो का ज़्यादा होता है। ड्रैगो मतलब ग्रुप 14 और 15 वाले जो होते हैं, H2O और NH3 को छोड़ के, एक्सेप्ट, ठीक है, बाकी ड्रैगो का सबसे कम होता है। फिर अगर ये सेम आ जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो लोन पेयर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेशन रखता है बॉन्ड एंगल के। तीसरा रूल ये कहता है कि अपने पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा, बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा। अगर मान लो सेंट्रल एटम ही सेम आ जाए, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। यही रूल लगाना है। तो देख लो भाई, सबसे पहले आपके पास क्या था, CO2 था, CO2 कितना होता है हाइब्रिडेशन, sp आ जाएगा। NH3 था, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ठीक है। और क्या था, H2O था, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। NH4 प्लस था, ठीक है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 ही हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि किस में ज़्यादा होगा, तो भाई CO2 में sp है, दिख रहा है आपको यहाँ sp सबसे ज़्यादा, तो CO2 का तो भाई सबसे ज़्यादा है। अब बात आती है sp3 तीनों में, तो इसमें एक लोन पेयर है, लोन पेयर भी देख लो, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर, इसमें 0 लोन पेयर है। तो CO2 के बाद ऑप्शन कहीं NH4 प्लस दिख रहा है, हाँ भाई एक में ही दिख रहा है ये, बाकी में टिक कर दो। और अगर और निकालना चाहते हो, NH4 प्लस हो गया, ये करना चाहते हो तो इसका NH3 का हो जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर मतलब बॉन्ड एंगल ज़्यादा, और फिर हो जाएगा H2O का। तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो क्वेश्चन में कहा है आप वैसे वैसे लिख लो बस। द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल, ये देखो 1 मोल गिवन है, तो जो गिवन है आप वैसे वैसे लिख लिया करो, मैं तो यही कहूँगा।
सॉल्व। देखो मोल कितना गिवन है, n बराबर 1 मोल, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो भाई टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसे केल्विन में चेंज करोगे तो 273 प्लस 25 ऐड कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। तो ये 298 केल्विन में हो गया। हमेशा केल्विन में रखना, क्योंकि एटीएम ओटीएम में जो फॉर्मूला होता है ना अपन रखते हैं, ठीक है। अब कैलोरी में अगर वैल्यू लेते हैं तो 2 कैलोरी हो जाता है ना, आर की वैल्यू हो जाता है, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो एक चीज़ पता है कि जो पी होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किसके साथ भाई, वी के साथ। या आप इसी को ऐसे लिख P1 बराबर लिख सकते हो P2 V2। तो हमें पता है W बराबर क्या होता है, रिवर्सिबल, ये आइसोथर्मल के लिए एक्सपेंशन के लिए तो 0, ये फॉर्मूला होता है NRT, और यहाँ पे होता है log P इनिशियल अपॉन P फाइनल। कहोगे P इनिशियल फाइनल क्यों लिखा, अगर आप V के टर्म में लिखते, क्या V के टर्म में, तो आप -2.303 NRT log V2 अपॉन V1 लिखते, क्योंकि P और V का इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए प्रेशर को लिखे तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और जो एग्जैक्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम फॉर्म में, तो V2 अपॉन V1 होता है, ठीक है। तो बस डाटा पुट करना था, आप वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर गिवन था ना इसलिए हमने ये रखा, तो 0.1 गिवन था। आर की वैल्यू आप कैलोरी में रखोगे तो 2 कैलोरी हो जाएगा, केल्विन में रख दो वैल्यू, 298 केल्विन निकाल लिया था। और लॉग पी इनिशियल कितना गिवन है, 20 ATM से 10 ATM गिवन है ना, तो 20 डिवाइड बाई 10, इसे सॉल्व कर लेना तो -413.14 आ जाएगा। आप खुद सॉल्व करना तो आंसर ही आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेनरी ला कांस्टेंट KH वैल्यू फॉर 3 गैसेस, ठीक है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। हेनरी जो कांस्टेंट होता है रिवर्स रिलेशन रखता है KSP के सॉल्युबिलिटी के। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ तो बहुत इजी है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो हेनरी कांस्टेंट KH होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है किससे, सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। स्पेलिंग मैं सही लिख रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आप गैस लिखोगे ज़्यादा सही है। तो KH का आप वैल्यू देख लो भाई। KH अगर देखोगे आपके पास 3 गैसेज जो गिवन है, क्या क्या है, A की वैल्यू कितना है भाई, A की ज़्यादा है, फिर C की भी ज़्यादा है, फिर B की ज़्यादा है। A की 145 है, C फिर 100 लिख भी देता हूँ, A 145 है, ठीक है। और चार्ज खत्म हो गया पेन का, क्या 145 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है, देख रहे हो ना, 145 है, और कितना इसका 2 × 10⁻⁻5, और इसका वैल्यू गिवन था 35। तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो भाई आप, BCA, ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, पूरा लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है, BCA। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई, चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का है ना, आप सबसे पहले वैसे लिख लो, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बेंजीन टू क्या लिखा है, एसीटोन, ऑक्टेन लिखा है, इन मोलर रेशियो 3:2, ठीक है भाई। एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना गिवन है, 280 गिवन है। तो चलो लिख लेता हूँ, PB लिख लेता हूँ, या चलो A नाम दे देता हूँ, है ना, A और B, बेंजीन के लिए A है, ठीक है, ये बेंजीन के लिए है, लिख देता हूँ। तो इसके लिए कितना है, 280 गिवन है। और वेपर प्रेशर ऑफ B मान लेता हूँ, ऑक्टेन के लिए है, ऑक्टेन के लिए कितना गिवन है, 420 mm गिवन है ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें ये भी पता करना होगा कि जो आपके पास क्या दिया है, मोलर रेशियो गिवन है, द वैल्यू द करेक्ट ऑप्शन विद द 45 बेंजीन टू ऑक्टेन मोलर रेशियो गिवन है। हाँ भाई, मोलर रेशियो अपन के पास कितना गिवन है,
देखो एन टोटल अगर बोलूँ, एन टोटल बोलूँ तो 3+2 हो जाएगा टोटल मोलर रेशियो, तो ये हो जाएगा 5। और हमें क्या निकालना होता है, वेपर प्रेशर। आपको पता है ना, राउल्ट लगाते हैं तो उसमें हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। तो अगर मैं निकालूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूँ, तो ए के लिए अपने पास कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मैं निकालूँ बी, तो बी के लिए मोल जो था 2 था और टोटल मोल 5 हो जाएगा। तो अपन ने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया है। अब आपको पता है हमें क्या राउल्ट्स लॉ होता है कि पी एस टोटल हम निकालेंगे, तो पी ए और इंटू ईटा ए, ईटा मतलब मोल फ्रैक्शन है, प्लस पी नॉट पी इंटू ईटा बी। तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, 280 गिवन है पी ए, और एन ए के लिए वैल्यू कितना निकालिए, 3/5 ईटा, और पी वी है 420, और इसके लिए बी निकालिए 2/5। तो इसको जब अपन ने कैलकुलेट किया तो 5 × 5 और 5 × 5 25, 3 6 हो गया। तो और इसको भी ऐसे कर लेंगे, 5 × 8 = 40 और 5 × 8 = 40। तो टोटल जब ऐड कर लेंगे तो 360 mm ऑफ Hg आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। तो फॉर एन आइडियल सिस्टम सोल्यूशन के लिए अपने पास जो डेल्टा एच होता है ना भाई, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है आइडियल के लिए। तो इसमें तो सोचना ही नहीं था कुछ। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2O2 इज के। ठीक है भाई, ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको भी आपको समझा देता हूँ। देखो क्या बोला था कि N2 और O2 के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है वो गिवन है के। तो बोला था हाफ N2 प्लस हाफ O2 के लिए आपके लिए के वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मान लो आप के वैल्यू क्या हो जाएगा, के डैश नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप क्या कर देते हो, इसमें अगर आप डिवाइड कर देते हो टो से, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो कितने से, 2, तो आपको सेम इक्वेशन किसके बराबर मिल जाएगा, यही वाला मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड किया हूँ तो भाई हम सीधी बात ये बोल सकते हैं, जो के डैश है उसमें क्या किया हमने, के डैश को हमने डिवाइड किया है। अगर डिवाइड कितने से किया भाई, 2 से किया, तो के टू द पावर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। डिवाइड करने पे स्क्वायर हो जाता है भाई, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रूल होता है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अपने पास, और रिवर्स करते हो तो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो अगर ये रिएक्शन यहाँ पे ये रिवर्स करके लिखी होती तो 1/k लिख देते। अभी समझा दे रहा हूँ, क्या ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। मैं ये बोल रहा, अगर मान लो यहाँ पे लिखता हूँ कलर चेंज करके, अगर आपके पास ए है, बी है, इसका के है, और बी से ए लिखा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 1/k लिख दोगे, क्योंकि इसी का रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिएक्शन कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन N2H3 NH3 इज गिवन बाई इतना, द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई देखो सीधी बात है, अगर QC, क्या मैंने बोला, QC अगर ग्रेटर है किससे, KC से, तो QC ग्रेटर है KC से, तो अपने पास रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, जो QC होता है और KC होता है सेम तरीके से निकलता है, बस डिफरेंस होता है, ये KC जो होता है ना, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम होता है, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, और ये नॉट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं होता है ना, बस इतना याद रखना। तो फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे जब डेल्टा एन की वैल्यू आप निकालोगे, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कितने मोल है, 2 है, और रिएक्टेंट में टोटल मोल है कितने, 4 है, तो ये -2 आ जाएगा, है ना। तो डेल्टा एन की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, तो यहाँ पे जो QC है ग्रेटर देन KC हो जाएगा, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ये ऑप्शन टिक कर लो, Q ग्रेटर देन KC। ठीक है, हाँ, फॉर अ वीक एसिड द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली 1%। ठीक है, हाँ भाई चलो पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे। फॉर अ वीक एसिड HA द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज नियरली एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज
तो सबसे पहले ये क्वेश्चन इजी है, इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो जब एच ए, ये क्या है, मोनो एसिड है, मोनो एसिड टाइप है ना, सिंपल एसिड है एच ए, एक कैटायन है एक एनायन है। तो ऐसे वाले में आपको अल्फ़ा यहाँ पे डिसोसिएशन है 1% गिवन है, अल्फ़ा मतलब डिसोसिएशन, या इसी को आप लिख सकते हो 1/100, या इसी को आप ये भी लिख सकते हो कि 0.01 है ना। अब देखो अल्फ़ा के लिए, मोनो एसिड के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है K/ कंसनट्रेशन, C लिख लो। तो आपके पास ये 0.01 गिवन था, K की वैल्यू आपको कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है कि नहीं गिवन है, एच ए, के की वैल्यू नहीं गिवन है, कंसनट्रेशन आपको गिवन है मोल पर लीटर में, है ना। तो कंसनट्रेशन कितना, 0.1। तो जब हम इसको स्क्वायर कर लेंगे इजी बनाने के लिए, ताकि अपना कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो रूट हट जाएगा और यहाँ पर भी के आ जाएगा। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.01 इंटू 0.01 0.1। तो ये आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कहीं के, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0. इतना मोल सोल्यूशन इज आयनाइज द पीएच ऑफ एसिटिक एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत ही आसान था। मैं कलर चेंज कर लूँ। देखो आपके पास क्या है, CH3 COOH है। ये ब्रेक किस में होगा भाई, CH3 COO- और H+ में ब्रेक होगा, है ना, एसीटेट आयन और H+ में। तो यहाँ पे जो अपने पास अगर आप कंसंट्रेशन देखोगे तो यहाँ पे ये H+ का जब फॉर्मूला भी होता है, H+ का जब ये ब्रेक होता है तो सिंपली C अल्फ़ा लिखते हैं, है ना, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास H+ का कंसंट्रेशन निकाल लो सबसे पहले। यहाँ पे C कितना गिवन है आपको, 0.01, और अल्फ़ा की वैल्यू 1% मतलब 1/100, और इसको और लिखना चाहोगे 0.1 इंटू 0.01। तो ये आपके पास, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻4। और पीएच वाला फॉर्मूला क्या होता है, पीएच माइनस लॉग कंसनट्रेशन ऑफ H+ होता है ना। तो माइनस लॉग, और यहाँ पे 10⁻⁻4। तो यहाँ पे आपको माइनस, ये इधर चला आएगा, ये पावर वाला वैल्यू इधर, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये 4 आ जाएगा पीएच। तो पीएच की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सिंपल है, देखो तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है ना जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे देखो जिंक कितने में, ये 0 में, और यहाँ पे जिंक कितने में, +2 में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे कॉपर कितने में, +2 में है, और यहाँ पे 0 में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, ये रेडॉक्स है जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं KClO3, I2 यहाँ 0 में है, और यहाँ पे समथिंग आएगा, निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, XiO3 माइनस होता है, डायरेक्ट निकालते हैं, X -6, तो X बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ पे समथिंग है ना, जो भी आएगा 7। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। और यहाँ पे पोटेशियम कितने में, प्लस में है ना, के प्लस में, आयोडीन का तो निकाल लिया, क्लोरीन का निकाल लेते हैं। पोटेशियम तो प्लस में आ रहा है, पोटेशियम प्लस में आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन कितने में, KCl, क्लोरीन यहाँ पे 0 में, और यहाँ पे कितने में, 1x6, और यहाँ पर भी क्लोरीन कितने में आ रहा है, +5 में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भाई क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये क्लोरीन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स है, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पर अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये 0 में है, यहाँ पे +1 में है, और यहाँ पे 0 में, और ये कैसा है, Cl2 माइनस, और यहाँ पे क्या है, -1 में है। तो भाई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, तो सिंपल ये भी है। और यहाँ पे देख लो ये कितने में है, +2 में है, और यहाँ पे ये कितने में, +2 में है, और यहाँ पे ये +1 में, ये भी +1 में, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो यही रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तो इजी था। नेक्स्ट वाला देख लो, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। तो करेक्ट स्ट्रक्चर, ये तो NCERT का स्ट्रक्चर बना हुआ आ गया। ब्रोमीन 7 बॉन्ड बनाएगा, तो 1 1 2 3 4 5 6 7,
यही है भाई, बी वाला सही है, इसमें कुछ नहीं है, बाकी आयनाइज फॉर्म में नहीं होता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एल एन के वर्सेस 1/t। हाँ ये तो सिंपल है, एल एन के, तो ए बराबर क्या होता है, के इंटू सॉरी के बराबर ए इंटू के बराबर ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई टी होता है, माइनस ई ए बाई टी, यही बताया ना। के बराबर, ये लिख लो, के बराबर ए ई माइनस, तो इसे एल एन के में पूछा है तो इसलिए हमने ये लिखा अरहीनेस इक्वेशन, एल दोनों साइड लॉग ले लिया, तो एल एन के और ये क्या हो जाएगा, एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी हो जाएगा। एल एन ई की वैल्यू 1 होता है ना, एल एन ई की वैल्यू हमने 1 रख दिया, ये हो जाएगा, तो हटा दो। तो अपन से क्या पूछा था, एल एन के, ये क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, तो ये सी है अपने पास और ये क्या है, एम एक्स है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन भाई स्ट्रेट लाइन तो है ये, लेकिन ये नेगेटिव स्लोप आ रहा है, स्लोप क्या आ रहा है, एम बराबर माइनस ई ए बाई आर आ रहा है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है। तो नेगेटिव स्लोप हमेशा ग्राफ जो होता है ना ऐसे साइड आता है, ऐसे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, तो एम बराबर कौन सा है, ये सी दिख रहा है ना, जहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीपीएम पिकोमीटर ऑफ लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड में आपको एटॉमिक रेडियाई लिखना है। तो ये तो आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि ग्रुप में अपने पास क्या होता है, अगर ग्रुप में आप जाओगे तो टॉप टू बॉटम जो होता है रेडियाई क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर पीरियड का बात करोगे आप, तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जो होता है वहाँ पे रेडियाई क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो भाई लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन ये सेकेंड पीरियड के, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड के, तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ठीक है, बी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आयंस विल हैव सेम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज विद इन द पेयर। ठीक है, तो ये कंप्लीट लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, टाइटेनियम 3+ है, तो इस आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए, जो इस मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू बराबर क्या होता है, n+2 होता है। n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अगर आप सीधे सीधे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जिंक है भाई, जिंक 2+ आप देखोगे, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, जिंक के केस में आ जाएगा, आप जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाता है फेको निको जीफ 3d10 4s2, आयरन कोबाल्ट निकल कापर जिंक 3d10 4s2 होता है ना। तो इसके पास 3d10 हो जाएगा और 4s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाते हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट भी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब मैं सबका नहीं निकाल रहा पर आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा। टाइटेनियम 2+ में इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला ऊपर लिख दिया तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। और Cr2+ का आप निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक, और आयरन का आप निकालोगे Fe3d6 4s2 होता है, तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा 4 आएगा और मैग्नेटिक मोमेंट भी 24 आ जाएगा। तो ये वाला तो सही होगा, Fe2+ Cr2+ कहीं दिख रहा है, बी वाला तो सही हो गया। और आपके पेयर पूछा था तो बी सही हो गया भाई बस। और टाइटेनियम Ti3+ का भी अगर निकालना चाहो तो निकाल लो, इसमें कितना आ जाएगा, n बराबर 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, और Cu2+ का निकालोगे इसका, और ऊपर Cu2+ का अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 3, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। और अगर आप V2+ का निकालोगे तो V2+ का n बराबर 3 हो जाएगा और म्यू आप निकालोगे तो √15 हो जाएगा। ठीक है, और Cu+ भी अपने पास भाई इसका 0 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ये वाला भी सही हो जाएगा, Ti3+ और Cu2+ कहीं पे है
Ti3+ और Cu2+, ये 15 है, तो ये तो हमारे हिसाब से थोड़ा इनकरेक्ट हो गया भाई, μ0 आना चाहिए ना, है ना। तो उस केस में इतना ही सोचना था। तो अगर भाई आंसर जो गिवन था शायद बी और सी गिवन था, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसने इसको भी ले लिया था। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या होता है भाई, जो दोनों साइड से डोनर हो, मोर देन वन डोनर साइड हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है। तो भाई C2O4 अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो C2O4 का ऐसे बनता है ना। तो ऑक्सीजन भाई दोनों साइड से, ये भी डोनर ये भी डोनर, HCl में भी ये भी डोनर ये भी, NO2 में भी भाई। तो इसमें किस में भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड। तो देखो ये मोर देन वन डोनर साइड है, लेकिन डिफरेंस आपको मैं समझाता हूँ। अगर HCl है दोस्तों, HCl है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है आपको, एक टाइम पे एक ही, मतलब डोनर तो सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करता है, एक तरीके का मोनोडेंटेट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन डोनर है, ध्यान देना। तो एम्बीडेंटेड मतलब क्या होता है कि मोर देन वन डोनर साइट हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही डिफरेंट हो और दोनों डिफरेंट हो, एक ही डोनेट करेगा और दोनों डिफरेंट डोनर हो। देखो यहाँ सल्फर है, नाइट्रोजन है, ये NO2 भी एम्बीडेंटेड है, CN भी, क्योंकि साइनाइड भी डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साइड से भी डोनेशन हो सकता है ना। तो यहाँ पे लेकिन इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है दोनों साइड में, तो भाई यहाँ पे एम्बीडेंटेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। अगर मान लो NH3 होता तो ये अपने पास क्या होता है, एक ही साइड से ये डोनेट करेगा, ठीक है, मोनोडेंटेट हो जाएगा। तो ये भाई बाइडेंट, ये अपने पास क्या हो, एम्बीडेंटेड मतलब डिफरेंट डोनर साइड हो, सल्फर नाइट्रोजन देखो है, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन, और ऐड एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ठीक है। तो याद रख लेना CH3Br। तो ये क्या बनाएगा भाई, चलो इसको समझ लेते हैं, ध्यान देना। तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझो, CCCBr है, एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है भाई, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन से मतलब क्या है कि अपने पास जो यहाँ पे ध्यान देना, ये अपने पास 0 पोजीशन है, इसके बगल अल्फा है, इसके बगल बीटा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा और इसको लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। तो अपने पास ये बन जाएगा पहले स्टेप में, ठीक है। अब देखो दूसरे स्टेप में क्या गिवन था, HBr गिवन था। तो HBr जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, एक कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, लेकिन स्टेबल कौन है, ये अपने पास 1 डिग्री है, ये अपने पास 2 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे Br आके जुड़ जाएगा। तो ये Br यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। अगले स्टेप में एक्वस KOH है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, ध्यान देना, अल्कोहलिक एक्वस में। तो यहाँ पे एक्वस KOH है, तो ये अपने पास OH माइनस इस बार जाएगा, यहाँ अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, तो ये क्या है, प्रोपेन टू ऑल है, क्या है भाई, 1 2 3 कार्बन है, मतलब प्रोप है, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और टू ऑल। तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है, प्रोपेन टू ऑल, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। CH3SOCl, ठीक है, इसको देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। CH3 है, OH है, SOCl2 है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पे CH3Cl आके जुड़ जाएगा सीधे सीधे। अगले स्टेप में क्या है, KCN है, तो साइनाइड है, तो KCN क्या कर देगा भाई, उसको हटा के CN को जोड़ देगा। तो KCN कुछ नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक SN2 टाइप रिएक्शन कर देगा, यहाँ अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो C और CN हो गया। अब अगले स्टेप में आपको Na गिवन था, ये रिडक्शन कर देगा, तो CH2 और NH2 में चेंज कर देगा, है ना। अगले स्टेप में आपको क्या गिवन था, NaNO2 HCl गिवन था, तो ये डाइजो इसको क्या कर देगा भाई, यहाँ पे NaNO2 जो गिवन होता है HCl के साथ, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव ले आ देगा और इसको बाहर निकाल के कार्बोकैटायन बना देगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन। आपको अगले स्टेप में H2O गिवन था, ये अटैक कर लेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा C और यहाँ पे OH आ जाएगा,
तो वही CH2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये देख लो CH3 CH2OH है, रेड फॉस्फोरस है, तो ये क्या करेगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, देखो तो लिख लेते हैं इसको क्या है, फिर आपको समझाते हैं। कार्बन कार्बन, हमने हाइड्रोजन को नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि आप अब समझदार हो चुके हो। तो पहले स्टेप में जब फास्फोरस प्लस I2 से रिएक्शन होता है, रेड फॉस्फोरस, तो C और I बन जाता है। ठीक है, I यहाँ जाके जुड़ जाता है। अब Mg ड्राई ईथर है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना देता है। ये क्या होता है, ड्राई ईथर, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, C और ये MgI बन जाएगा, ऐसे आके जुड़ जाता है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो जाता है। अब अगले स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड था, CH H गिवन था, है ना, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या कर लेगा, ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास जो C था और ये फॉर्मल्डिहाइड यहाँ आके जुड़ जाता है, तो O, ध्यान देना, OMgI कर लेगा और फिर वर्कअप हो जाएगा, H2O था यहाँ पे, तो अल्कोहल बन जाएगा C और यहाँ पे सिंपल। तो ये कौन सा अल्कोहल है, 1 2 3 एन, अगर इस लीनियर है तो एन बोलते हैं, 1 2 3 एन प्रोपाइल अल्कोहल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, ये हमने क्या लगा दिया, देखो 2 कार्बन तो थे, 2 कार्बन थे और इससे हमने 1 कार्बन और यहाँ पे ये ब्रेक होता है और Mg अपने पास है था ही, तो ये यहाँ पे ऐसे हम जोड़ के, मतलब CaOMgA टाइप, हम यहाँ पे ये ना लिख के डायरेक्ट आप लिख सकते थे, एक कार्बन यहाँ पे बढ़ा के, ऐसे सोचो, मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये आपके पास है नेगेटिव चार्ज, ये है इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है यहाँ, ये बॉन्ड ओपन होता है, इस पर आएगा नेगेटिव, अब ये नेगेटिव की जगह मेटल है, पॉजिटिव आके लुक जाता है, तो ये हमने एक कंबाइन करके लिख दिया, वर्कअप करके ये बन जाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। तो SN1 रिएक्शन फास्टेस्ट आपको अगर देखना है तो सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, डायरेक्टली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बना लो हाइड्रोजन को निकाल के, और देख लो द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्ट, तो ये हो गया, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा बस वहीं पे, सॉरी हाँ देखो ये बना लोगे। अब भाई देखो ये कार्बोकैटायन है कितना डिग्री, 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, ये ये तो अनस्टेबल है भाई, इसे तो हटा ही दो, ये तो कभी रेट फास्ट नहीं होगा। अब इसमें कॉम्पिटिशन देखो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेट फास्टेस्ट डी में हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, PbR3 और क्या है, अल्कोहलिक KOH। तो PbR3 और अल्कोहलिक KOH, इनकी रिएक्शन आप कराओगे तो कैसे होगा, बहुत ईजी रिएक्शन है। देखो यहीं पे मैं कर देता हूँ कि Br, यहाँ से अल्कोहल जो था ना, पहले स्टेप में क्या हो जाता है, अल्कोहल के जगह आपके Br जाके जुड़ जाता है, और फिर आपके पास क्या था, अल्कोहलिक KOH था, वो भी हीट के साथ, तो एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब समझ पा रहे हो कि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो हमने इसी हाइड्रोजन को क्यों लिया, ये बेस इसी हाइड्रोजन को क्यों खाया बताता हूँ, इधर गया ये बाहर निकल गया, तो इसके पीछे एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो एल्कीन बना, और अगर इधर आप बनाते और दूसरा भी बना के देख लो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अपने पास कौन रहेगा, ये वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के बगल कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, तो 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है ना, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, तो स्टेबल कौन हुआ, ये, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक मरकरी कंसनट्रेटेड HCl, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन, बस इस वाले ग्रुप को जिंक ये क्या करता है, हटा देता है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, सॉरी जिंक और कंसनट्रेटेड HCl है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों दो कार्बोनिल है ना, तो 2 हटेंगे भाई, यहाँ पर भी तो है कार्बोनिल, ध्यान देना, ये भी तो है कार्बोनिल, ये तो कहाँ पे हटे हुए लग रहे हैं, दोनों को हटा देगा जहाँ पे कार्बोनिल है, तो ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है। ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, कार्बोनिल ग्रुप को हटा देता है। अब ये कौन सा रिएक्शन है, 32, इस अगर आपके पास कभी क्या हो, बेंजीन के साथ एसिड क्लोराइड लगा हुआ,
और H2PD बेरियम सल्फेट गिवन हो तो उसे बोलते हैं रोजोमंड रिडक्शन। इससे क्या बनता है, बेंजल डिहाइड बनता है। ये क्या है, बेंजल डिहाइड। ठीक है, तो ये आप नेम रिएक्शन है, याद रख लेना। कभी आपको एसिड क्लोराइड गिवन हो और H2PD BaSO4 है तो रोजोमंड रिडक्शन होता है 32, डी हो जाएगा। विच विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। तो अंडर एसिडिक कंडीशन कौन सा इजली डिहाइड्रेटेड होगा? तो एक चीज़ ध्यान दो, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही इजली डिहाइड्रेटेड होगा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे देखना। तो यहाँ पे ना आप एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बना लो तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं भाई। पहले ऑप्शन में अगर चेक करते हैं तो अल्कोहल है OH, और पहले लिख लो फिर बताते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे OH2+ आ जाएगा, इस पर भी OH2+ आ जाएगा, और ये कार्बोकैटायन बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। तो होगा क्या इसमें, एक बार अपन के पास यहाँ पे ये H आ जाएगा, एक बार अपन के पास यहाँ आ जाएगा, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम ये बन जाएगा 1 2, और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और ये कवर था ना, एक नहीं 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 ठीक है, इतना ही था। तो कुल मिला के अपन के पास जो बन जा रहा है ये कंजुगेटेड सिस्टम बन रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके का रेजोनेंस हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बाकी सब केस में अगर आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा ही नहीं कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ पे आप निकालोगे ये कार्बोकैटायन आएगा, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पे आ जाएगा, और ये कार्बोकैटायन बगल NO2 है जो कि माइनस है, और माइनस से हम लगाता है डिस्टेबलाइज करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब में NO2 NO2 है, तो इसी से आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते थे, क्योंकि NO2 कार्बोकैटायन को पसंद नहीं होता है, डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गिवन कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भाई ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड है कि बेंजाइलिक हैलाइड है कि क्या है? तो भाई अगर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है भाई। चलो, और बेंजाइलिक क्या होता है, अगर मान लो ये बेंजीन है और इस वाले कार्बन पे ऐसे हैलोजन लगा होता है तो ये बेंजाइलिक हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस मीडियम। तो अगर ट्रिक ही बता देता हूँ, देखो अगर 3 डिग्री और 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है जब आपके पास R क्या हो, CH3 हो। याद रख लेना, एक्वस मीडियम में अमाइन के केस में, ये एक्सेप्शनल है, पूछा था लेटेस्ट नीट में। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, सॉरी 2 होता है, पहले मैंने 3 को लिख दिया। देखो यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री कलर 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री होता है, ठीक है। फिर 2 डिग्री होता है और 3 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है जब आपके पास R क्या हो, C2H5 हो, बस। तो यहाँ पे R क्या है, CH3 है, तो मतलब अपन को ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ये 2 डिग्री दिख रहा है, 2 अमाइन है, ये 1 डिग्री है और ये 3 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ये याद रख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो अगर कभी मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ, कार्बोकैटायन दिखे, डबल बॉन्ड दिखे और रेडिकल दिखे, तो हमेशा आप देखा करो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। तो देखो ये कितने, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भाई, sp2 कार्बन के बगल sp3 अगर कार्बन हो तो इससे जुड़े हाइड्रोजन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, sp2 कार्बन है और इसके बगल ये sp3 है, ऐसे ही यहाँ भी sp3 दिख रहा है और यहाँ भी। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन ये आप काउंट कर लो। मैं तो कहूँगा यहाँ पे 3 2 5 2 7 दिख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे कितने हैं, ये 2 ही हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो गया, ABC, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइपर कंजुगेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अवेलेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ कभी भी अगर आपको निकालने को आए तो कुछ तरीका मैं सिखा देता हूँ। सबसे पहले कभी अगर कार्बन से 3 नाइट्रोजन अगर जुड़ा दिख जाए, ग्वानिडीन होता है ना वो, तो वो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। फिर कार्बन से 2 नाइट्रोजन अगर जुड़ा है तो ज़्यादा बेसिक होगा। सबसे पहले ये आगे के लिए।
अब बाकी का रूल इसमें देखो, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक कर लो। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, ये लोन पेयर भाई रेजोनेंस में चला जा रहा है, यहाँ पे कम अवेलेबल है, यहाँ पे तो अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे SP2 है तो कहीं ना कहीं कुछ लोन पेयर को ये खींच रहा है, कम कर रहा है। यहाँ पे कोई नहीं खींच रहा है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये वाला सब ज़्यादा होगा, फिर सी वाला, तो ए हो गया, सी वाला, और ये तो है ही नहीं, रेजोनेंस में चला जा रहा है, तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन गिवन कंपाउंड। ठीक है, लोन पेयर काउंट कर लो, तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर एक होता है, इस पर भी एक है, एक 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 और एक, बाकी कार्बन पे तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 है। क्वेश्चन नंबर 39, नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर ऑप्टिकल एक्टिव। तो ऑप्टिकल एक्टिव चेक करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। और आप ये भी बोल सकते हो मॉलिक्यूल कायरल होगा, और ये भी बोल सकते हो मॉलिक्यूल नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो भाई, इसको अगर ऐसे आप ब्रेक कर लो, तो यहाँ पे ब्रेक कर लो, तो देखो ये इधर का पार्ट मिरर इमेज है, या अगर आप इसको मिरर मानो तो मिरर है, ये मिरर इमेज है। हाइड्रोजन अगर आप ऐसे ऐसे करके लिख लो तो मिरर इमेज है, तो इसमें तो भाई POS है, और POS है मतलब ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और ए कायरल है। पूछा क्या था, ऑप्टिकल एक्टिव। इसमें देखो ऐसे अगर कट करो तो ये भाई अलग दिख रहा है, ये अलग, ये वेज पे है और ये डैश पे है, देखो, तो ये भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, ऐसे कट करो तो इसमें भी भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, मिरर इमेज है इधर का पार्ट इधर, तो ये भी अपने पास क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया बोल लो, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक ही है जो ऑप्टिकल एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SD कॉर्डर। तो भाई SD कॉर्डर कभी अगर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको सेम पीरियड के एलिमेंट दिखे, सेम पीरियड के, तो जो SD की स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट ही लिख दिया। तो भाई ये देखो कार्बन, ऑक्सीजन और सल्फर दिख रहे हैं, तो भाई कार्बन, ध्यान देना, सॉरी, कार्बन ऑक्सीजन तो एक ही पीरियड के हैं, लेकिन सल्फर अलग पीरियड का है। तो अगर मान लो आपको पीरियड भी आ गया और ग्रुप भी साथ में दिख गया, तो डोमिनेट किसे करोगे, ग्रुप को। तो यहाँ पे भाई सल्फर की साइज बड़ी होती है तो डोमिनेट करेगा, तो H2S ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अगर मान लो ग्रुप का ही आ गए, ग्रुप के ही आ गए, तो अपने पास जो SD की स्ट्रेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज लगा देना। ठीक है, 3 केस बता दिया, पहला केस ये, दूसरा केस ये, और तीसरा केस ये, मिक्स करके अगर आ जाए तो ग्रुप वाले में भाई साइज डोमिनेट करता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2S सबसे ज़्यादा एसिडिक, C यहाँ पे है, एक ही ऑप्शन में C, फिर B इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगा लेना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए B फिर A, तो SD का ऑर्डर CBA हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइब्रिडाइज ऑफ बोरान इन B2S6। तो B2S6 में भाई हाइब्रिडाइजेशन आप बोरान का निकालोगे, तो ये आपको स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, ऐसे होता है, तो इसमें भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है बोरान का, तो ये आप याद रखना। ठीक है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो देखो स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्स रिलेशन रखता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। अब आपको एक चीज़ मैंने और सिखाया कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो उनकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा हाइड्रोजन देखा करो, क्या, अल्फ़ा हाइड्रोजन, यही तो बताया। तो देख लो भाई, अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, sp2 के बगल sp3 कार्बन जुड़े हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 है, ये वाले 3 है, दिख रहा है ना। यहाँ पे कितने हैं, 6, और यहाँ पे कितने हैं, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ 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 तीन हाइड्रोजन लगे हैं चारों कार्बन से। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पे हो जाएगा, C वाले में। तो C वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं पे, एक ही ऑप्शन है, ये हो गया सही। 43 क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ट्रिक आपको सिखा देता हूँ, अगर ऐसे बेंजीन करके आए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर तो उसमें कैसे निकालते हैं। देखो ये जो वर्टिकल लाइन है ना, आप इस पर करो, एक एक लाइन खींच दो, जो जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो यहाँ भी दिख रहा है 2 और 3, यहाँ मत कट कर देना। ठीक है, तो कितने हैं आपके पास, 1 2 3, तो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 3+1 कर दो, 3+1, सॉरी 3+1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा गलती हो गया है, क्या गलती हो गया, ये मैं जो ऐड कर दिया 1 को ना, ऐड नहीं करना। टोटल ये 3 लाइन आ रही, 1 2
3 तो टोटल 3 स्ट्रक्चर हो जाएंगे। मान लो आपके पास बेंजीन था, इसमें निकालते तो कितना आ जाता है 1 2, तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये ट्रिक होता है, याद रख लो, ठीक है, इन सब में। और एक होता है, उसको भी कहो तो बता ही दो। अगर ऐसे है, फिनोल्फ्थालीन होता है एक, ऐसे है, तो इसमें कितना 1 2 3, और ये 4 है, और ये 5 है, ये 6 है, तो टोटल 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख। इसमें क्या 1 2 सॉरी 3 4 5 ही आएंगे ना, 6 कहाँ से लिख रहा, 5 ही आएंगे, है ना। तो आगे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर मतलब भाई क्या होता है भाई, कार्बन sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा होना चाहिए, तो उस सेंटर को कायरल सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, सारे sp2 दिख रहे हैं भाई, ऑल कार्बन sp2 दिख रहे हैं, तो 0 कायरल सेंटर है। लास्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, देखो यहाँ पे क्या है कि एसडी डिस्टेंस, तो भाई ये एसडी डिस्टेंस भाई ये गलत है, ये अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो हाइड्रोजन को रिलीज ही नहीं करेगा, तो एसडी डिस्टेंस कहाँ बढ़ेगा, ये होता है करेक्ट ऑर्डर, लिख लेना। H2O CH3OH के केस में, तो इन जनरल हमारे पास H2O एल्कोहल से ऑलवेज ज़्यादा होता है, लेकिन इकलौता ऐसा केस है जहाँ पे मेथेनॉल H2S से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, और ये तो गलत था ही। और इसमें क्या एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ यहाँ पे भाई ये निकाल दोगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे पहले से हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा एसिडिक है। सही है भाई, सी वाला सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये PDF मैं दे दूंगा और आप क्वेश्चन को दूसरा मॉडल पेपर मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसे सॉल्व करना, फिर मैं सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 25 क्वेश्चन कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन हमारे इसी ऐसे ही मिलेंगे, और आई होप कि आपको 15 से 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन ऐसे ही इसी पेपर में से आ जाए, 25 पेपर जो मैं कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी प्लेलिस्ट में ट्रिक एंड टिप्स की प्लेलिस्ट देख लेना, और नीट का प्लेलिस्ट है वो भी दे दूंगा, देख लेना लिंक में। ठीक है, थैंक यू।